मैं जया वर्मा दी जो लंदन में रहती हैं उनसे बातचीत कर रही हूँ प्रवासी साहित्य पे। दी, प्रवासी साहित्य पे आप थोड़ा संक्षेप में हमें बताएं, जो आने वाली पीढ़ी है उनको हम इसके बारे में कुछ जानकारी दे सकें। नमस्ते। सबसे पहले तो कहूँगी कि प्रवासी साहित्य अब कोई ऐसी अजनबी बात नहीं है। अभी ये यूनिवर्सिटी के सिलेबस में आ गया है और जो आप लेखन का कार्य है, सृजनात्मक कार्य है, देश के बाहर बैठ कर के लिखते हैं, वहाँ रहते हुए लिखते हैं, जिसमें कि अंगीकृत देश की एक उसमें अंदर अपनी उनकी सभ्यता होती है, संस्कृति होती है और साथ ही साथ अपने जो आपके संस्कार हैं, भारतीयता है, वो आप सहेजे होते हैं। तो ये प्रवासी साहित्य होता है, क्योंकि प्रवासी साहित्य लिखते समय आपका जो मन स्थिति होती है वो दोनों देशों में होती है। कभी आप अपने अंगीकृत देश के ज़्यादा बन जाते हैं, कभी आप अपने भारत के ज़्यादा बन जाते हैं, पर दोनों देश आप उनसे एक छांट नहीं सकते कि दोनों आपके अपने होते हैं। दोनों के बीच में आपको एक तालमेल बनाए रखना होता है और बना रहता है। तो जब आप वहाँ के समाज में रहते हैं, वहाँ जा कर के ये सीखने को मिलता है कि कैसे उन लोगों के साथ रहना है, कैसे अपना उसमें समाज में अपने को मतलब फिट इन करना है एक तरह से। तो उसके बाद में काम करना है और अपनी जीविका कमानी है। तो ये सब करते करते आप समाज का भी काम करते रहते हैं, आप लिखते भी रहते हैं और अपना काम भी करते हैं। लेकिन भारतीयता हमेशा बनी रहती है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये नकारात्मक है, ये सकारात्मक चीज़ है, क्योंकि इसमें आपकी वैल्यू जाती है कि जो आप वहाँ देख रहे हैं, जी रहे हैं और उसको लिख रहे हैं, वो आपके लेखन में आता है। और जब यहाँ पर भारत के लोग उसको पढ़ना चाहते हैं तो उनको अच्छा लगता है कि वो जानना चाहते हैं कि वहाँ क्या परिस्थितियाँ हैं, कैसे वहाँ पर काम हो रहा है और कैसे रोज़गार है। हिंदी के अंदर रोज़गार का जो है कि जैसे कि अनुवाद है, साथ ही में लिखना है, पत्रकारिता है और बहुत सारी नौकरी ऐसी हैं जो आपके हिंदी के ऊपर ही मतलब वो करती हैं, डिपेंड करती है। क्योंकि अगर आपकी अच्छी हिंदी होगी तो आपको हाई कमीशन में भी नौकरी मिलेगी, आपको अनुवादक के रूप में मिलेगी, आपको पढ़ाने के लिए मिलेगी, क्योंकि हिंदी सब सीखना चाहते हैं। आज हिंदी ऐसी है, हिंदी विश्व की भाषा है और हिंदी जो है, मैं इसमें दर्जे में नहीं पढ़ना चाहती कि नंबर 1 है, 2 है, 3 है। हिंदी विश्व में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है, क्योंकि कहीं भी आप जाते हैं हिंदी के गाने, हिंदी की फिल्में और हिंदी के खाने, कि जब आप खाना बनाते हैं, खाना खाते हैं रेस्टोरेंट में, आप हिंदी में तो नाम लेते हैं उन सबका। तो इसलिए हिंदी तो हर जगह आती है। और खेलों में भी जब आप खेल सिखाते हैं, जैसे मैं बैडमिंटन सिखाया करती थी, तो मेरी क्लास में अपने एशियन लोग होते थे, यंगस्टर्स भी और लेडीज़ भी, तो उनको मैं आधी हिंदी बोलती थी, आधी में इंग्लिश बोलती थी। तो हिंदी तो मेरी साथ साथ चल ही रही थी ना। तो ऐसे प्रवासी साहित्य में, इसीलिए जो ये प्रवासी साहित्य है, इसके अंदर अद्भुत साहित्य है, ये अनोखा साहित्य है और इसमें दोनों देशों का, जहाँ भी आप रहते हैं वहाँ, और भारत का, दोनों का इसमें तालमेल है और इसमें एक ब्रिज बना हुआ है। धन्यवाद। दी, आपकी जो कहानी है गुलमोहर, उसके ऊपर थोड़ा कुछ आप बताएं। हाँ, गुलमोहर कहानी देखिए कैसे लिखी गई है। गुलमोहर कहानी जैसे कि आपने पढ़ी है, ये कहानी एक गुलमोहर मकान का नाम है, लेकिन इस कहानी की शुरुआत बहुत सालों पहले हो गई थी। मैं घर में सुना करती थी, मेरे ससुर पुलिस में थे, तो उन्होंने एक बार बताया था कि जब कुंभ का मेला होता है हरिद्वार में और इलाहाबाद में, तो वहाँ पर क्या होता है कि कुछ जब ख़त्म हो जाता है कुंभ का मेला, तो कुछ लोग वहाँ बैठे मिलते हैं उन्हें, जिसमें कि बुजुर्ग होते हैं या उसमें गरीब होते हैं या उसमें अकेले होते हैं या दुखी होते हैं। तो उनको जब पूछते हैं कि तुम कहाँ के रहने वाले हो, तो उन्हें मालूम ही नहीं होता था कहाँ के रहने वाले हैं, और बस कहते हैं हमने बेटे की इंतजार कर रहे हैं या अपनी बेटी की राह देख रहे हैं। तो ये मैं बड़ा दुखी होती थी, द्रवित होती थी, क्योंकि मैंने बूढ़ी काकी पढ़ी थी प्रेमचंद की। तो मुंशी प्रेमचंद की वो कहानी आज भी मेरे साथ साथ रहती है। जब भी मैं कुछ काम करती हूँ, बूढ़ी काकी मेरे साथ साथ घूमती है। तो जब मैंने ये वाली कहानी बात सुनी तो उसने मुझे द्रवित किया, और फिर पता नहीं कैसे हुआ कि जब कहानी लिखने लगी तो गुलमोहर कहानी का जन्म हुआ। और इसमें जो ये आज के समकालीन साहित्य की एक कथा है, क्योंकि आजकल ये समाज में हो रहा है और ये और बढ़ेगा, मैं ऐसा लग रहा है देख करके कि सोसाइटी जो है अपनी
वो दोनों देशों में, 3 देश में, 4 देश में ऐसे बिखरे हुए परिवारों की कहानियाँ हैं। और जब वो भारत आते हैं तो उनको भारत दूसरी तरह से नज़र आता है। जब वो कहते हैं कि हम भारत नहीं आएंगे, हमें मकान बेचना है, हमें तो पैसा चाहिए, तो ये कहानी उस तरह से है। तो लड़का जो है कनाडा में रहता है, मम्मी उसकी मुरादाबाद में। तो इसलिए कहानी शुरू हुई थी कि उसने कैसे माँ को मनाया कि गुलमोहर वो बेचना है। दी, आपने बूढ़ी काकी का जिक्र करके हमें भी वो जलेबियाँ बूढ़ी काकी की याद दिला दी, क्योंकि आज तक हम लोग भी बूढ़ी काकी को नहीं भूल पाए, क्योंकि हमारे समय में भी वो सिलेबस में थी प्रेमचंद की कहानी, और उसमें बूढ़ी काकी की लपलपाती जीभ जलेबियों के लिए। आज भी सोचते हैं कि बुढ़ापा बहुधा बचपन का पुनरागमन तो होता है, लेकिन भगवान करे बूढ़ी काकी जैसा जीवन किसी को ना दे। बिल्कुल। तो इसके लिए आप क्या बोलेंगे? देखिए, ऐसा है कि भारत में संयुक्त परिवार में बूढ़े लोग रहते हैं, बेटा बेटी के पास रहते हैं और अपने संयुक्त परिवार में रहते हैं। पर संयुक्त परिवार में रह करके भी कई बार बुढ़ापे में बड़े अकेले हो जाते हैं वो लोग। उनकी जो उम्मीदें होती हैं वो नहीं पूरी हो पाती, उन्हें अकेलापन रहता है कि परिवार अपने काम में लगा रहता है, उन्हें नौकरी पे जाना है, काम करना है, बच्चों को बड़ा करना है, पढ़ाना लिखाना है। लेकिन जो बूढ़े लोग हैं वो घर पे रह जाते हैं अकेले, और कई बार वो भूल भी जाते हैं कि माँ है या पिता है जिन्होंने हमें बड़ा किया है और जिनकी वजह से आज हम यहाँ हैं, क्योंकि वो थक चुके हैं, वो बीमार हो चुके हैं, वो भी हैं। देखिए, इसका रहा बुढ़ापे का जो रहा तो है, इसको तो बुद्धा भी नहीं ढूंढ पाए, गौतम बुद्ध। अब वो सिद्धार्थ का देखिए कि प्रिंस होते हुए भी, राजकुमार होते हुए भी यशोधरा को और राहुल को सोते हुए छोड़ कर चले गए थे, इसी खोज में कि मैं दुख ना देखना पड़े बुढ़ापे का, मृत्यु का, बीमारी का। लेकिन इसका आंसर क्या उनको मिला? कभी कई बार मैं सोचती हूँ आज भी कि क्या इसका हमें आंसर मिला इन बातों का। तो आप मतलब सोच रहे कि हमें आंसर कब मिलेगा, कोई ठीक नहीं। चलिए दी, आपने बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो प्रवासी कहानियों के ऊपर कहा, हम चाहेंगे कि इसका हम एक विस्तार पूर्वक आपसे लेख ले और लोगों तक इस लेख को पहुंचाए। और आपसे मिलने में सदीनामा की तरफ से मीनाक्षी सांगानेरिया आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद मीनाक्षी। नमस्ते। नमस्ते। धन्यवाद मैम। सुनकर देखो, सुनकर देखो, सुनकर देखो जी। ममता राहुल मोदी बोले, लिखे जितेंद्र जी।